हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। मुझे विश्वास है कि इस चैनल को और मेरे द्वारा करवाए गए कंटेंट को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहाँ से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो आपकी क्लास है वो इंग्लिश की क्लास नंबर 12 है। 11 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, जैसे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, उसके अंदर आपकी एक से दो जो ईडीएम फ्रेजेज है ना, वो पूछी जाती ही जाती हैं। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, वो भी आपके एक से दो पूछे जाते हैं। स्पेलिंग्स हो गई, वो भी आपकी पूछी जाती हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, वो भी आपके पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम इडियम एंड फ्रेजेस को करेंगे, यानी कि मुहावरे और वाक्यांश, जिन्हें हम लोकोक्तियां भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, तो वो क्या है, वो लोकोक्तियां हैं। ठीक है, तो हम उन लोकोक्तियों को, इडियम एंड फ्रेजेस को करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और रेगुलर क्लासेस को आप देखिए। ठीक है, देखिए आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट और सेकंड वाला, ये आपका चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चंस है। दिसंबर 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए आप क्या था, टू कास्ट पेरल बिफोर ए स्वाइन। अब देखिए यहां पे बात हो रही है पेरल। पेरल का मतलब होता है आपके मोती, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, है ना। अगर आप इसकी हिंदी देखते हैं तो सुअर के सामने मोती डालना। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना, इसको मीनिंग को समझेंगे, तो उस मीनिंग के अकॉर्डिंग ना तो यहां पे कोई सुअर का मतलब है, ना ही यहां पे किसी मोती की बात की गई है। तो इडियम जो फ्रेजेस होते हैं ना, उसमें हमें हिडन जो मीनिंग है उसको ढूंढना होता है कि एक्चुअल में जो कहने वाला है वो कहना क्या चाह रहा है। हम इस चीज को देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर। तो हम देखते हैं, देखिए अब आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन, टू कास्ट पेरल बिफोर ए स्वाइन, यानी कि सुअर के सामने मोती डालना। अब इसका एक्चुअल मीनिंग पता है आपको क्या है, टू ऑफर टू ए पर्सन ए थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिसिएट। अगर आप इसके हिडन मीनिंग को समझेंगे ना, तो आपने सुअर के सामने मोती डाल दिया, सीधा और सिंपल सा है, यही मतलब निकला ना। तो सुअर का मोती से क्या काम है, ना तो वो उसे खा सकता है, ना उसे वो बेच सकता है, तो उसका करेगा क्या। तो यानी कि यहां पे वो बात की गई है, किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु देना जिसकी वह सराहना न कर सके, जिसकी उसे वैल्यू ही ना पता हो। तो टू ऑफर टू ए पर्सन ए थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिसिएट, ये होगा इसका मीनिंग। और देखिए आप हमेशा वर्ड्स के मतलब को समझिए, कभी भी क्वेश्चंस को इंग्लिश को रटना नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपको एज इट इज मिल जाएगा। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसी चीज दे दी जिसकी उसे वैल्यू ही नहीं पता, तो बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। या टू कास्ट पेरल बिफोर ए स्वाइन, यानी कि सुअर के सामने मोती डालना, किसी को ऐसी चीज दे देना जिसकी वैल्यू उसको पता ही ना हो। तो मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवा रहा हूं कि आपको समझ के पढ़ना है, चीजों को रटेंगे नहीं आप। और वहां पे अगर आप रट के करेंगे ना तो 100% कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश को रटना नहीं है कि इसका मीनिंग यही होगा, आपको ये समझना है कि ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिव ए वाइड बर्थ। अब देखिए वाइड, वाइड का मतलब हर किसी को पता है क्या होता है, चौड़ा। ठीक है, चौड़ा होना। ठीक है, बर्थ का मतलब यहां पे जन्म लेना है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखते हैं ना, तो यहां पे ना किसी चौड़े से मतलब है और ना ही किसी जन्म लेने से मतलब है। गिव ए वाइड बर्थ, इसका मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम, यानी कि किसी से दूरी बना के रखना। तो वाइड से आप आइडिया लगा सकते हैं, वाइड का मतलब क्या होता है, चौड़ा होना, यानी कि आप किसी से डिस्टेंस रख रहे हैं। तो गिव ए वाइड बर्थ का मतलब हो गया कीप अवे फ्रॉम, आपको ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि किसी से दूरी बनाकर
रखना। और ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2022 के अंदर जो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया था। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ना ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टोकन स्ट्राइक, ठीक है, ए टोकन स्ट्राइक तो इसका मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, एज ए वार्निंग या ए वार्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है आप, तो शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग यानी कि कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई है, आपको जस्ट एक स्टार्टिंग वार्निंग मिली है, यानी कि किसी बात को लेकर थोड़ा सा हिंट देना, क्या कहलाता है आपका ए टोकन स्ट्राइक। तो आपको याद रखना है ए टोकन स्ट्राइक का मतलब है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग या हेल्ड ए वार्निंग, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स आपको याद रखना है इसका मतलब होता है इररेगुलरली। इररेगुलरली का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई काम जिसको आप रेगुलर नहीं करते हैं, आप रूटीन में नहीं करते हैं, आप उसको कभी कभी करते हैं, तो वो इररेगुलर हो गया ना। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली करना। और ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, ये आपके एस्टेट के अंदर भी, ठीक है, आपके रिट के अंदर भी, यहां तक कि आपके जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स होते हैं ना एसएससी वगैरह के, इन सब के अंदर भी पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। तो आपके डी ट्रिपल एस बी के लिए, एस्टेट के लिए, रिट के लिए, चंडीगढ़ पीआरटी के लिए, ये सभी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप केवीएस वगैरह की 2024 में इलेक्शन है, आपकी काफी वैकेंसीज आनी है, तो मैं आपको इतनी करवा दूंगा अगर आप लगातार मेरे साथ बने रहते हैं, तो मैं आपको 2000 प्लस प्रीवियस ईयर जो ईडीएम फ्रेजेस है ना वो करवा दूंगा, और इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से 2000 प्लस मैं आपको जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना वो प्रोवाइड करवा दूंगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से जो आपकी स्पेलिंग्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है ना, जो पता नहीं कितनी ही बार रिपीट होती हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एंड तक बने रहना है, याद रखिएगा आप बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी जब आप किसी काम को कभी कभी करते हैं ना तो वो आपका इररेगुलर में आ जाता है, यानी कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है इररेगुलरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन टू डेथ, डन टू डेथ, अब डन टू डेथ का मतलब होता है मर्डर्ड, यानी किसी की हत्या कर देना। किसी का हत्या कर देने का क्या कहा जाता है डन टू डेथ, यानी कि आपने डेथ कर दी है, डेथ को डन कर दिया, यानी कि किसी को मार दिया है, किसी की हत्या कर दी है, तो इसका मतलब होता है मर्डर्ड होना। ठीक है, यानी कि मर्डर करना किसी भी चीज का। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज, अब वाइल्ड गूस चेज जो होता है ना इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च। अब चेज का मतलब क्या होता है किसी का पीछा करना, यही होता है ना, हमने चेज का मतलब यही पढ़ा है ना, तो आप हिंट लगा सकते हैं वाइल्ड गूस चेज यानी कि फ्यूटाइल सर्च। अब आपको फ्यूटाइल का मतलब नहीं पता होगा, तो फ्यूटाइल का मतलब होता है किसी भी काम को व्यर्थ में करना, यानी कि किसी चीज के पीछे व्यर्थ में समय नष्ट करना, वो कहलाता है आपका फ्यूटाइल सर्च या फिर वाइल्ड गूस चेज। यानी कि कोई चीज निश्चित नहीं है, आप बोलते हैं ना कभी काफी बार आप बोलते भी हैं अब ये काम करना व्यर्थ है, आप किसी काम को ढूंढ रहे हैं, किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं ना, तो उसको ढूंढना व्यर्थ है, आप अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं। तो वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च यानी कि व्यर्थ, व्यर्थ में समय नष्ट करना, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट यानी कि हार्ड एंड फास्ट आप रूल लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल मैंने ये लिख दिया, तो इसका मतलब पता आपको क्या है, इसका मतलब है स्ट्रिक्ट रूल। कैसे रूल, आपके स्ट्रिक्ट रूल जो कभी भी चेंज ना हो, यानी कि किसी भी चीज का कठोर होना, स्ट्रिक्ट होना। जैसे माँ बोलते हैं ना कि जो माँ बाप होते हैं ना वो बच्चे के प्रति क्या है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे को खेलने नहीं जाने देते, या जो टीचर्स हैं वो बच्चों के प्रति क्या है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का स्ट्रिक्ट होना, हार्ड एंड फास्ट होना, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने आया गोइंग प्लेसेस, तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होना। क्या होना, टैलेंटेड होना एंड सक्सेसफुल होना, आपको याद रखना है। ये सभी आपकी इडियम फ्रेजेस है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुई है ये एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग तरह के एग्जाम से में पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हुई है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। गोइंग प्लेसेस, जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, यानी कि जो भारतीय होते हैं ना वो किसके अंदर, म्यूजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल होते हैं। तो गोइंग प्लेसेस जो है ना इसका मतलब होता है टैलेंटेड होना और सक्सेसफुल होना, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एन ओपन बुक, जैसे आपने कई बार डायलॉग भी सुना होगा कि मैं एक खुली किताब हूं,
मुझे कोई भी पढ़ सकता है। तो एन ओपन बुक, तो एन ओपन बुक का मतलब क्या हो गया? दैट हेल्ड नो सीक्रेट, यानी जिसका कोई सीक्रेट है ही नहीं, जिसका कोई भेद नहीं है। सीक्रेट का मतलब क्या हो गया? भेद, किसी का कोई राज नहीं है। राज होता है ना, अपनी बातें छुपाना, तो राज यानी कि किसी का कोई राज ही नहीं है, तो उसको बोला जाता है एन ओपन बुक। यानी कि मैं क्या हूं? एक खुली किताब हूं, मुझे कोई भी पढ़ सकता है, मेरे कोई राज नहीं है, मेरे कोई भेद नहीं है, तो उसको बोला जाता है एन ओपन बुक। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, इन कोल्ड ब्लड, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपकी पूछी जा चुकी है। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है मर्डर विदाउट फीलिंग्स, यानी कि आपने किसी की हत्या कर दी और इतनी बेरहमी से की है कि आपके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं है, तो उसका बोला जाता है इन कोल्ड ब्लड, यानी भावनाओं के बिना किसी की हत्या कर देना। तो आप याद रखना, इंग्लिश के अंदर मर्डर विदाउट फीलिंग्स अगर लिखा आता है आपके सामने, तो उसका मतलब होता है इन कोल्ड ब्लड। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और ये पता नहीं काफी बार आ चुका है आपका, हम सीटेट वगैरह देते हैं ना, वहां पे भी काफी बार ये वर्ड्स आपको दिखने को मिल जाएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, हमने जो साइकोलॉजी पढ़ी है, हम जो पेडागोजी पढ़ते हैं ना, पेडागोजी, उसके अंदर भी हमारा आता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। क्या आता है? रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, जब हम इंटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंदर, पेडागोजी के अंदर इंटेंसिव रीडिंग, तो उसमें क्या करते हैं? हम किसी चीज का अंदर का जो मीनिंग है ना, उसे जानने की कोशिश करते हैं इंटेंसिव रीडिंग के अंदर, यानी कि गहन, जो गहन पठन होता है ना उसके अंदर, तो उसके हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस करते हैं, यानी कि हिडन जो मीनिंग है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस है, इसका मतलब होगा फाइंड हिडन मीनिंग, यानी कि भावार्थ को समझने की कोशिश करना। आपके सामने कोई बात कही गई है ना, तो उसके अंदर की भावनाओं को समझना। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, तो कविता के अंदर क्या होता है? कवि जो कहना चाहता है ना, तो एक्चुअल में वो डायरेक्ट थोड़ी ना कहता है, वो कविता के माध्यम से कहता है, और हम क्या ढूंढते हैं? उस कविता में से भावार्थ निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोला जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस। जैसे इडियम फ्रेजेस क्या है? अपने आप में रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। जैसे मैंने बोला नाचने जाने आंगन टेढ़ा, अब नाचने जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या है? कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई काम नहीं आता, लेकिन वो क्या कर रहा है? किसी और पे दोष डाल रहा है। अब बताइए इसमें कहां पे तो नाच था और कहां पे आंगन था? लेकिन क्या हो गया? हमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस करना था, हिडन मीनिंग को समझना था। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब हो गया फाइंड हिडन मीनिंग। आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर यानी कि अच्छा, वेदर यानी कि मौसम के अनुसार, फ्रेंड यानी कि दोस्त। तो ए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है वो इंसान जो मौसम के अनुसार बदल जाए, यानी कि हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज का मतलब हो गया प्रॉब्लम, और डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। तो यानी कि वो दोस्त जो आपको मुसीबत के समय छोड़ देगा, या जरूरत के समय आपको छोड़ देगा। जब आप प्रॉब्लम्स में होंगे ना, तब आपका साथ छोड़ देगा, तब आपका साथ नहीं देगा, आपको छोड़ देगा। तो इसको बोला जाता है फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि मौसम के अनुसार जो फ्रेंड आपका बदल जाता है, वो कहलाता है ए फेयर वेदर फ्रेंड। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अबाव बोर्ड, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपका पूछा जा चुका है, आगे भी आपका पूछा जाएगा। तो जो अबाव बोर्ड है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट पर्सनैलिटी। ऑनेस्ट पर्सनैलिटी यानी कि ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया? ईमानदार, ठीक है, ईमानदार या ईमानदारी। तो यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है ना, उसको बोला जाता है अबाव बोर्ड। तो अबाव बोर्ड जो है, उसका मतलब होता है आपकी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार आपकी पूछी जा चुकी है, आगे भी आपकी पूछी जाएगी। मैं आपको जैसे बोल रहा हूं ना, आपको सिर्फ उतना ही करना है। अपनी अच्छे से एक नोटबुक लगाइए, उसमें इन सब चीजों को आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखिए। आपके पास एक ऐसा कलेक्शन बन जाएगा 2 से 3 हजार ईडियम फ्रेजेस का, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, उनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपको अभी टीचिंग एग्जाम्स भी देने हैं, और एक एक नंबर की जीत होती है, एक एक नंबर से हार और जीत होती है आपकी। आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है दैट इज अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, यानी कि कुछ ऐसा हो जाना जो अनप्लीजेंट है, जो अच्छा नहीं है, यानी कि बुरा है, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा हो जाना। और अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो,
ऐसा कुछ हो जाना अचानक से, उसको बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि ऐसा कुछ घटित हो जाना जो आपको पसंद नहीं है, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और वो साथ में कैसा है, बुरा भी है। क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो अच्छी चीज भी तो हो सकती है ना। आपकी अचानक से लॉटरी निकल आई तो अनएक्सपेक्टेड है वो, लेकिन अच्छी चीज है। लेकिन बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड तो है लेकिन साथ में अनप्लीजेंट भी है, यानी कि वो आपको खुशी देने वाली चीज नहीं होगी, वो बुरी चीज होगी। तो इसको बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिंदी में आप देख सकते हैं बुरा होना जो आपने कभी सोचा भी न हो, इसको बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे बढ़ते हैं। रेड लेटर डे। अब रेड जब भी आता है ना, हर किसी के माइंड में आता है खतरा, लेकिन यहां पे जो रेड है ना, इसके एकदम अपोजिट मतलब है। ये रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, क्या मतलब होता है, एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि कुछ आपके लिए बहुत ही जरूरी होना। ठीक है, आप मतलब समझ गए होंगे। ये रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, यानी कि वो डे, वो दिन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो, जरूरी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको बोला जाता है ए रेड लेटर डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बोन टू पिक। पिक का मतलब क्या होता है, उठाना। ए ठीक है, एक हो गई। बोन का मतलब क्या है, हड्डी। ए बोन टू पिक यानी कि कोज ऑफ क्वारल। कोज ऑफ क्वारल का मतलब होता है, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा या लड़ाई करना, है ना। और जो कोज है इसका मतलब होता है कारण। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, यानी कि झगड़े का कारण होना क्या कहलाएगा, ए बोन टू पिक। ठीक है, क्या कहलाएगा, ए बोन टू पिक। आप आइडिया भी लगा सकते हैं, ए बोन टू पिक। जैसे कुत्ता है, उसके सामने क्या डालते हैं, हम हड्डी डालते हैं। तो दो आपके डॉग हैं, उनके सामने आपने हड्डियां डाली, तो उस हड्डी के लिए जो दो डॉग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ए बोन टू पिक का मतलब होता है कोज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े का कारण होना, उसको बोला जाता है ए बोन टू पिक, यानी कि झगड़े का कारण बनना। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आइस ब्रेकिंग। आपके सामने नेक्स्ट है आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि आपने बर्फ को तोड़ दिया, यही मतलब निकला ना। लेकिन यहां पे ना तो बर्फ से कोई लेना देना है, ना ही आपका तोड़ने से कोई लेना देना है। यहां पे आप इसका मतलब निकाल सकते हैं चुप्पी को तोड़ना, या आप बोल सकते हैं शांति को तोड़ना, यानी कि आपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना, किसी भी चीज को नहीं, आपकी बातचीत को स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। ठीक है, तो आपकी कन्वर्सेशन होती है कि बातचीत करना, बातचीत को स्टार्ट करना कहलाता है आपका आइस ब्रेकिंग। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डंकीज ईयर। डोंकीज ईयर। अब डोंकी जो होता है आपको पता है अच्छे से, क्या होता है, गधा। अब गधे के साल, अब इसका मतलब क्या है, यहां पे कोई लेना देना नहीं है। डोंकीज ईयर का मतलब होता है ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत ही ज्यादा लंबा समय, क्या कहलाएगा, आपका डोंकीज ईयर। आपको याद रखना है, डोंकीज ईयर का मतलब क्या है, ए लॉन्ग टाइम, आपको याद रखना है। तो यानी कि बहुत लंबा समय होना या बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना, क्या कहलाएगा, आपका डोंकीज ईयर कहलाएगा, ए लॉन्ग टाइम कहलाएगा। आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाई हुक और बाई क्रुक। क्या कहते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। अब इसका मतलब है एनी हाउ या विद एनी कंडीशन, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगर ये काम करना है तो मुझे ये काम करना ही है। इसको बोला जाता है बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि आप कैसे भी कीजिए। श्याम दाम दंड भेद, आपने सुना होगा ना, श्याम दाम दंड भेद लगाना, यानी कि बाई हुक और बाई क्रुक आप कुछ भी लगाइए, कोई भी रूल फॉलो कीजिए, कोई भी रूल ब्रेक कीजिए। मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे ये चीज चाहिए, यानी कि बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब हो गया एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में मुझे चाहिए तो मतलब मुझे चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से लक्ष्य तक पहुंचना क्या कहलाता है, बाई हुक और बाई क्रुक। आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब। अब गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। टैलेंट ऑफ आएगा यहां पर, भाई फोर नहीं आएगा। ठीक है, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने का जो हुनर होता है ना, उसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने का हुनर। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति जिसमें क्या हो, बोलने का हुनर हो, बहुत ही अच्छे तरीके से भाषण दे सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से स्पीच दे सकता है, उसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ द गैब। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक क्लोज सेव। क्लोज का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा नियर होना, यानी कि एक तरह से बंद हो जाना। सेव का मतलब क्या होता है, सेव आपको अच्छे से पता है, नैरो एस्केप। इसका मतलब होता है नैरो एस्केप। और अगर आप हिंदी में देखते हैं ना तो इसे कहते हैं बाल बाल बचना। और ये मुहावरा आपने 100% कभी ना कभी पढ़ा होगा लाइफ में, कि आज मैं बाल बाल बच गया, आज मेरा एक्सीडेंट होने से मैं बाल बाल बच गया।
मैं फेल होने से बाल बाल बच गया। आपने ऐसी चीजें लाइफ में सुनी होंगी, बाल बाल बचना, तो इसको बोला जाता है क्लोज सेव, यानी कि नैरो एस्केप, यानी कि आप बहुत ही मामूली अंतर से बचे हैं, बहुत ही बारीक अंतर से बचे हैं, तो उसको बोला जाता है एक क्लोज सेव, यानी कि नैरो एस्केप। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मेडन स्पीच में आपको जो ईडियम फ्रेजेस के अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाए थे, वहां पे भी मैंने इसका मतलब बताया था, और वहां पे मैंने इंग्लिश में लाइन बताई थी, लेकिन मैंने आपको साथ में बोला था कि आप कभी भी इंग्लिश के पीछे मत जाना, आपको चीजें समझ के पढ़नी है, ताकि अगर वहां पे वो आपके साथ वर्ड्स के साथ खेले ना, तब भी आप उस वर्ड्स को, उस चीज का मतलब को आप समझ सकें, और वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने चीजों को रटा नहीं होगा। इस चैनल पर आपको मैं कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं, याद रखिएगा आप इस बात को। मैं आपको समझ के लॉजिक लगाना सिखाता हूं, ठीक है ना, और आपको बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ठीक है। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या हो गया? मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, वो स्पीच जो आपकी फर्स्ट टाइम दी जाती है, क्या कहलाएगी? आपकी मेडन स्पीच कहलाएगी, मेडन स्पीच। और एक मैंने एक्सटम्पोर बताया था वहां पे, एक्सटम्पोर। एक्सटम्पोर का मतलब क्या होता है? वो स्पीच जो आपकी विदाउट प्रिपरेशन दी जाती है। विदाउट प्रिपरेशन जब कोई स्पीच दी जाती है तो उसको बोला जाता है आपकी एक्सटम्पोर। ये भी चीज मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट स्पीच को आप याद रखना। मेडन स्पीच किसको बोलते हैं? फर्स्ट स्पीच को, यानी कि जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई भाषण देता है ना, तो वो कहलाती है आपकी मेडन स्पीच। आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपके पास एट द 11th आवर। 11th आवर यानी कि 11वें घंटे में। अब इसका मतलब क्या है भाई? आपको पता है घड़ी के अंदर क्या बजते हैं? 12 बजते हैं ना। आपने हमेशा सुना होगा 12 बज गए, 12 बजे, इसके 12 बज गए, उसके 12 बज गए, या मजाक में आप जोक के रूप में बोलते भी होंगे, ठीक है ना। तो एट द 11th आवर्स का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। इसका मतलब क्या होता है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि एक तरह से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 12 बजने ही वाले हैं, अभी आपके लास्ट 11th आवर चल रहा है, तो एट द वेरी लास्ट मोमेंट को बोला जाता है एट द 11th आवर, ठीक है। एकदम लास्ट मोमेंट में घटित होना, बिल्कुल आखिरी क्षण में होना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं स्टेशन पे जस्ट पहुंचा ही था, एट द 11th आवर पहुंचा मैं, वरना मेरी ट्रेन छूट जाती। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी क्षण के अंदर, एकदम लास्ट मोमेंट में किसी चीज का घटित होना, क्या कहलाएगा? आपका एट द 11th आवर। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इन ब्लैक एंड व्हाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार आपका पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर, विभिन्न प्रकार के एग्जामों के अंदर, तो आपका फिर से पूछा जाएगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटन फॉर्म। आप मूवीज देखते होंगे, वहां पे क्या होता है कि एक जो पुलिस है, पुलिस ने क्या किया, जेल के अंदर कुछ लोगों को बंद कर दिया, और जो ये लोग थे ना, किसी बड़े डॉन के साथ के थे ये। आप ऐसे मान लीजिए, एक स्टोरी को समझ लीजिए आप। तो इनका जो वकील है ना, वो आता है, ठीक है, या वकील नहीं, आप ऐसा मानिए कोई राजनेता है, कोई पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आदमी है, वो आता है जेल के अंदर और वो आके बोलता है कि इन लोगों को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि ये इस डॉन के आदमी है। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, वो बोलता है इस नेता को कि एक काम कीजिए, आप रिटर्न में दे दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। आपने ऐसे सीन मूवीज के अंदर 100% देखे होंगे ना, जहां पे राजनेता है वो पुलिस को बोलता है कि इनको छोड़ दीजिए, वापस पुलिस कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा सर, लेकिन आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए। उसको बोला जाता है इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि किसी भी चीज को रिटर्न में ऑफिशियली लिख कर देना, क्या कहलाएगा? आपका इन ब्लैक एंड व्हाइट कहलाता है। इन रिटर्न फॉर्म यानी कि लिखित में देना या लिख कर देना, क्या कहलाएगा? आपका इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्यूलीज हिल। अब देखिए, हिल का मतलब क्या होता है? आपको अच्छे से पता है। तो द एक्यूलीज हिल है ना, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट होना, ठीक है। हम लोग ढूंढते हैं कि इसका वीक पॉइंट क्या है। आप मूवीज में भी देखते होंगे कि इसकी कोई कमजोरी ढूंढिए, तब ये आपके काबू में आ पाएगा। इसकी कोई कमजोरी ढूंढो, तो उसको बोला जाता है वीक पॉइंट, यानी किसी की कोई कमजोरी होना, क्या कहलाएगा? द एक्यूलीज हिल कहलाएगा, यानी कि वीक पॉइंट कहलाएगा आपका। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपकी काफी बार पूछी जा चुकी है, HSSC के अंदर भी, SSC के अंदर भी, HTET में भी, आपके रिट में, KVS में, आपकी हर जगह, DSSS में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपकी हर जगह ये चीजें पूछी जाती ही जाती हैं। तो आपको याद रखना है द एक्यूलीज हिल का मतलब हो गया द वीकेस्ट पॉइंट या वीक पॉइंट, यानी किसी की कमजोरी होना। तो ये आपके 25 जो ईडियम फ्रेजेस थे, आप इनको रेगुलर देखिए। अपने नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बनाइए, वरना नोट्स आपको मैं भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा।
आप यकीन मानिए, बार बार इन क्लासेस को आप रिवाइज कीजिए, इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।